गाइज वेलकम टू कैलविन लाइव। मैं हूं विनीत, आपके सामने हाजिर हूं नया धुआंधार सेशन लेके, और वो भी किसका? लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी का वन शॉट। क्या? वन शॉट। ठीक है, यानी एक शॉट और चैप्टर खत्म। बस एक बार में खत्म करो, दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं। क्यों लंबा खींचना इस चीजों? एक बार पढ़ो, काम खत्म करो यार। ठीक है, एक ही बार तो पेपर देना। हमने कौन सा पंचवर्षीय योजना चलाई है कि बार बार देंगे? क्लियर? अब भैया 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 हमारे सामने जो चैप्टर है वो है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी या लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि हमारा नेशनल इंडिया की बात करेंगे बेसिकली। अब भैया इसको लाइफ लाइन्स होगा है, जीवन रेखा है। ठीक है, मतलब जीवन, समझ रहे हो? मतलब कहते हो ना तुम कि तुम तो भाई जान हो। ठीक है, अब ये सही में जान, वो खुद कह रहा, लाइफ लाइन कह रहा भाई, वो देखो लाइफ लाइन लिखा हुआ उसमें, मैं कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, तुम्हारे बिना हम मर जाएंगे, ये सही में मर जाएंगे। क्यों? ऐसा क्या है सर इसके अंदर कि भैया मर जाएंगे? भैया इसके अंदर दो चीजें हैं, एक है ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और दूसरा है कम्युनिकेशन। क्या सर इन दोनों के बिना कम्युनिकेशन? थोड़ी इंग्लिश मेरी वीक है, ठीक है। अब भैया आप कहोगे कि सर इसके बिना कोई भी देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है सर, कैसे हो जाती है ये तो पढ़ाएंगे आप। लेकिन इससे पहले एक चीज समझो बेटा, अगर आपको रॉ मटेरियल इंडस्ट्री तक भेजना है, अगर आपको रॉ मटेरियल इंडस्ट्री तक भेजना है, तो सीधी बात है क्या आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। आपको क्या? बिल्कुल सर, ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको अपने विचार यानी अपनी मार्केटिंग करनी है तो आपको कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी, मास मीडिया की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल पड़ेगी सर, बिना उसके काम नहीं हो सकता। तो सर ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल है सर। क्या सर सिर्फ रॉ मटेरियल को मतलब इंडस्ट्री तक भेजना ही ट्रांसपोर्ट का काम है? नहीं बेटा, उस इंडस्ट्री से लेकर मार्केट तक भेजना भी किसका काम है? ट्रांसपोर्ट का। और मार्केट से लेकर हमारे घर तक भी कौन भेजता है? ट्रांसपोर्टेशन ही तो भेजता है बेटा। ट्रांसपोर्टेशन ही तो वो चीज है जिसकी वजह से हमारे विचार, जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारा फूड है, जो हमारा कल्चर है, ठीक है, एथेनिसिटी है, सब एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं। क्योंकि जब हम जाते हैं दूसरे देशों में, तब तो वहां की अच्छी चीज पता करके आते हैं, हमारी चीजें वहां पर जाती हैं। जब दूसरे देश के लोग यहाँ पर आते हैं तो समझते हैं कि भाई इंडिया के अंदर क्या क्या मिल रहा है। क्लियर? चलिए, तो चलिए क्लास इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि भाई साहब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, किस चीज में मदद करता है। पहला पॉइंट है बेटा, इंक्रीजिंग कॉपरेशन एंड असिस्टेंस बिटवीन कंट्रीज। भैया दो देशों के बीच, किसके? दो देशों के बीच, मान लीजिए इधर इंडिया है और इधर रशिया है, ठीक है, इंडिया और रशिया के बीच असिस्टेंट और कॉर्पोरेशन का काम करता है, असिस्टेंस और कॉर्पोरेशन का काम करता है। आप जानते हैं इंडिया रशिया से बहुत सारे सामान खरीदता है। हमारे मैक्सिमम जो आर्म्स हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो हम रशिया से ही बाय करते हैं, रशिया से, इजराइल से। ये बिल्कुल सही बात है। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन क्या कर रहा है? एक दूसरे के अंदर सौहार्द बढ़ा रहा है, कॉर्पोरेशन बढ़ा रहा है। ठीक है, कॉर्पोरेशन कैसे होता है मैं बता देता हूं। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन जिसको कह सकते हो कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के विचार जानते समझते हैं, तभी तो कॉर्पोरेशन बढ़ता है। कॉर्पोरेशन ही साथ, सबका साथ सबका विकास। वाह 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 वाह। क्लियर? असिस्टेंस किस तरीके से बढ़ता है? हम एक दूसरे को असिस्ट करते हैं कि भाई साहब अगर हमें प्लेन बनाना है, अगर हमें मिसाइल बनानी है, तो रशिया हमारा साथ देता है। रशिया को कुछ काम पड़ता है तो इंडिया उनका साथ देता है। तो ये क्या असिस्टेंस भी चल रही है। नेक्स्ट है इजी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड मटेरियल बिटवीन कंट्रीज। अब भाई साहब इंडिया ने रशिया से मिसाइल्स खरीद लिए, तो वो मिसाइल्स किस तरीके से आएंगे? ऐसा तो नहीं है कि वो वहीं से लॉन्च कर दें, लो पकड़ लो, कैच कर लो। अब वहां हम यहाँ पे बैठे, वहां वो कैच करेंगे? कैच थोड़ी करते भाई, ट्रांसपोर्ट होता है ना, वाया, चाहे सीज से हो, ठीक है, समुद्री व्यापार हो, या प्लेन, मिसाइल नहीं छोड़ी, प्लेन से आता है, या इनलैंड हो, या जमीनी तौर से भेजा जाए, अलग अलग तरीके से भेजा जाता है ट्रांसपोर्टेशन। बिल्कुल सही बात है बेटा। हम सामान भी मंगाते हैं, मटेरियल्स भी मंगाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया में नहीं होती, हम दूसरे देश से बाय करते हैं, ठीक है। और बहुत सी चीजें जो होती हैं वो दूसरे देश के पास नहीं होती, जो हम देते हैं। वो सब ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के ब्याह पे चलता है। कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट पड़ जाता है? जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि किस देश में क्या चीज की कमी है, तब आप बेचोगे कैसे या भेजोगे कैसे उस चीज को? सिंपल सी बात है, जब तक हमने बताया नहीं कि हमें गेहूं की नीड है, तब तक हमारे पास गेहूं कैसे आएंगे? क्लियर? लास्ट पे चलता है ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्रीज। अभी तक हमने क्या देखा था? बिटवीन द कंट्रीज, अब आता है विद इन द कंट्रीज, यानी एक देश के अंदर भी। भैया अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हो और आपको मुंबई से सामान मंगवाना है, वैसे तो मुंबई इधर पड़ेगा आपका, ठीक है, अगर आपको मुंबई से सामान मंगवाना है
तो आप सामान मंगवाते हो, सीधी बात है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से सामान मंगवाते हो, चाहे वो खाने का हो, चाहे कपड़े हो, चाहे सक्ट्रा, ठीक है। हम चेन्नई से सामान मंगाते हैं, चेन्नई वाले दिल्ली से सामान मंगाते हैं। ये सब क्या चल रहा है, ये देन है ट्रांसपोर्टेशन की। ये अगर ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रांग नहीं होता बेटा, सीधी बात है, एक राज्य दूसरे राज्य से व्यापार ही नहीं कर पाता। हम दोनों भी, मतलब आप और मैं भी एक दूसरे से व्यापार या जुड़ नहीं पाते। क्लियर बेटा? चलिए आप समझना चालू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बेस को और ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से काम करता है। देखो भाई, अब आता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या है, एक है लैंड, एक है वाटर, एक है एयर। क्या सर ये तो बचपन में पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। आपने ये भी पढ़ा होगा सर, रोडवेज होता है लैंड का, बिल्कुल पढ़ा था। रेलवेज ये भी पढ़ा सर। पाइपलाइन नहीं पढ़ा, पाइपलाइन तो हमने बस पानी की देखी है। आज हम ये भी पढ़ेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे बनता है। फिर वाटर में आते हैं बेटा। वाटर में इनलैंड है, ओवरसीज है। इनलैंड यानी आप नदी व्यापार कह सकते हो, या फिर एक देश के अंदर। तो ओवरसीज होता है जब आप पार समुद्र, यानी एक समुद्र से दूसरे समुद्र, यानी एक देश से दूसरे देश व्यापार कर रहे होते हैं। एयर के अंदर आती है डोमेस्टिक एयरवेज और इंटरनेशनल। डोमेस्टिक यानी एक देश के अंदर ही अप डाउन कर रहे हैं। जैसे मेरे को दिल्ली से मुंबई जाना है, चले गए। चेन्नई जाना है, कश्मीर जाना है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, चलेगा आराम से। इंटरनेशनल जब जैसे मुझे दिल्ली से पेरिस जाना है, ठीक है, तो भैया चले गए। समझ रहे बात को? एक है पब्लिक अंडरटेकिंग, डोमेस्टिक में एक प्राइवेट। पब्लिक अंडरटेकिंग यानी जो पब्लिक के लिए है। एक है प्राइवेट, जो प्राइवेट जेट्स जिन्हें कहते हो आप, प्राइवेट एयरलाइंस। क्लियर? चलिए आप समझना चालू करते हैं बेटा रोडवेज क्यों इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हम रोडवेज की बात करेंगे कि रोडवेज इंपॉर्टेंट क्यों है, हमने रोडवेज को ही क्यों चुना, ठीक है, और रोडवेज के अंदर टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर? देखिए बेटा, रोडवेज की बात करते हैं बेटा, द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज मच लोअर। ये बात सच है कि भैया रोड्स को बनाने की जो कीमत है, जो लागत है, वो काफी लो है, काफी कम है इन कंपैरिजन ऑफ रेलवे लाइंस। इन कंपैरिजन ऑफ रेलवे लाइंस, अगर आपको रेलवे लाइंस बिछानी है भैया, आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि इसके अंदर लोहा लगता है, इसके अंदर मेहनत ज्यादा लगती है, ठीक है। बट रोडवेज के साथ ऐसी समस्या नहीं है। रोडवेज तो रोड तो बन ही जाता है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, और इस कहीं ना कहीं तक सही भी है बेटा। क्लियर? सेकंड पॉइंट है भैया, रोड जो है वो हर जगह बन सकती है, चाहे आपके पहाड़ हो, चाहे आपके मैदान हो, चाहे बेशक कुछ और हो, चाहे मार्शी रीजन हो, सैम्पी रीजन हो, ठीक है। इसके अलावा अगर डेजर्ट इलाका हो, ठीक है, डेजर्ट में भी आप रोड बना सकते हो। एक खाने वाला डेजर्ट नहीं है, डेजर्ट है रेगिस्तान वाला, ठीक है। चलिए भैया, अगर आपने देखा होगा बेटा, बहुत बार जो पहाड़ों की साइड जो रोड बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। रेलवे नेटवर्क के साथ एक प्रॉब्लम है, रेलवे नेटवर्क ना स्लोप्स पे नहीं बनाए जा सकते, यानी ऐसे ऐसे 90 डिग्री या 45 डिग्री के अराउंड एंगल पे नहीं बनाया जा सकती। 90 पे तो रोड भी नहीं बन सकता, 45 या 30 के डिग्री पे नहीं बना सकते। क्यों? रेलवे जो रेल होती हैं उनको खींचने की पावर चाहिए, आप जानते हो पावर चाहिए, और उतनी पावर नहीं ला पाते बेटा। क्लियर पॉइंट? चलिए 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 चलिए, क्लियर? देखो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा है, रोड्स कैन कवर मोर ज्योग्राफिकली हार्डर लोकेशन। ज्योग्राफिकली हार्डर का मतलब है पहाड़ हो, मतलब रेगिस्तान हो, मार्शी रीजन हो, यहाँ पर आप इजीली रोड बना सकते, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं। लेकिन रेलवे लाइंस वहां पर नहीं बना सकते। क्लियर? रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स एंड कैन बी इजीली बिल्ट इन द ट्रैवर्स माउंटेन सच एज द हिमालयस। मैंने अभी क्या बोला आपको भैया, जो रोड्स हैं वो आप चाहे स्लोप्स पे बना लो, चाहे स्लोप्स पे बना लो, ठीक है, हिमालय रीजन पे बना लो, किसी भी इलाके बना लो, रोड्स इजीली बन सकते हैं। रोड्स आपके इजीली बन सकते हैं, रोड्स के अंदर कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होती। आप जानते हैं, चाहे वो पहाड़ी इलाका हो, हिमालय का इलाका हो, चाहे सह्याद्री का इलाका हो, चाहे गैप्स का इलाका हो, गैप्स के अंदर भी आप रोड्स बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा डेजर्ट का इलाका हो, आपने बहुत बार देखा हो सऊदी अरेबिया या थार के अंदर भी रोड्स बने हुए हैं। आपने रेलवे लाइंस बहुत कम देखी होगी। आपने कहा, आप सोच रहे होगे सर अगर हम जम्मू कश्मीर जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, सर वहां पर तो हमें रेलवे लाइन देखने को मिलती है बेटा, लेकिन वो टनल से बनाई गई है, वो टनल्स के अंदर बेसिकली बनाई गई है, ठीक है। वहां पे आप देखोगे वहां पे स्लोप्स नहीं है डायरेक्ट, वहां पे स्लोप्स के बेसिस पे नहीं बनाई गई, वहां पर ऐसे ऐसे बनाई गई है, और अगर ज्यादा कट आ जाता है तो दिक्कतें बढ़ जाती है। क्लियर बेटा? और लास्ट पॉइंट क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल। रोड ट्रांसपोर्ट तो बहुत इकोनॉमिकल होता है। अगर आपको कम दूरी, आप जानते हैं, अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना है, आपको शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना है, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस के साथ अगर आपको बेटा मैं बता देता हूं, अगर शॉर्ट डिस्टेंस के साथ आपको क्या करना है,
ये भी सुन लो, अगर आपके पास शॉर्ट लगेज है, या फिर शॉर्ट लगेज का मतलब है यहाँ पर आपके पास जिसको आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कह सकते हो हल्का, लाइट वेट है। अगर आपके पास लाइट वेट है, ठीक है, अगर आपके पास लाइट वेट है, तो आप जानते हो आपके पास अगर लाइट वेट है तो आप रोड से जाना पसंद करोगे। जस्ट लाइक अगर मेरी मासी का घर 4 रोड दूर हो तो सिंपल सी बात है भाई, मैं आराम से पैदल चलना चाहूंगा, साइकिल से पहुंच जाऊंगा, रिक्शे से पहुंच जाऊंगा। ऐसे तो नहीं होगा ना मैं फोन करूंगा, हेलो हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर थोड़ी बुलाऊंगा भाई, ट्रेन बुला लूंगा। नहीं नहीं, मेरी मौसी घर के अंदर से लेके जाना है इसे। क्लियर? चलिए चलिए क्लास अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पे बेटा। अब आता है हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन। देखो, इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क। इंडिया के पास एक लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है जो एग्रीगेट करता है अराउंड 56 लाख किलोमीटर को। 56 लाख किलोमीटर के पास हमारे पास रोड है। अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन। ठीक है, अब देखो भाई क्लासीफाई कैसे करते हैं हम रोड्स को। हमने रोड को क्लासीफाई किया है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, फिर उसके बाद आता है नेशनल हाईवे, फिर स्टेट हाईवे आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट रोड आता है, फिर अदर रोड्स आते हैं, फिर बॉर्डर रोड्स आते हैं। अलग अलग तरीके से हमने बांट रख दिया है सर, हम तो बांट देंगे कैपेसिटी के आराम से, कैपेसिटी बहुत है सर हमारे पास, कोई टेंशन वाली बात है नहीं वैसे। चलिए भाई, तो एक एक करके कैपेसिटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को बेटा। सबसे पहली बात भाई, ये 6 लेन का हाईवे होता है, ठीक है, पहली दूसरी तीसरी चौथी फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, और एक और सिक्स बना देता है। 6 लेन का हाईवे, कितने 6 लेन्स के हाईवेज होते हैं, ये सुपर हाईवे हैं। और बेसिकली आप जानते हैं इसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल है, इसकी 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है, इसकी 4 साइड्स होती हैं। देखो मैथ है ना मेरे पास, मैथ आती है मुझे, ठीक है भाई साहब। क्वाड्रिलेटरल का यहाँ पर अर्थ है कि क्वाड्रिलेटरल का अर्थ तो क्वाड्रिलेटरल ही होगा, 4 चीजें वो जोड़ रहा है। देखो कितने पॉइंट्स इसके पास, 1 2 3 4 एजेस है, ठीक है। यही 4 एजेस अलग अलग सिटी को डिनोट करते हैं इंडिया के अंदर, कि भाई साहब इसने क्या किया है, मेगा सिटीज को यानी बड़ी बड़ी सिटीज को एक साथ जोड़ दिया है। जिसके अंदर से अगर आप मैप देखें बेटा, देखो ये रहा दिल्ली, ठीक है, ये रहा दिल्ली, दिल्ली से गया ये कोलकाता, कोलकाता से आप देख रहे हो, कोलकाता से गया चेन्नई, चेन्नई चेन्नई, ठीक है, चेन्नई के बाद ये गया है और कहाँ गया, चेन्नई के बाद ये गया है मुंबई, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटर को इस तरीके से बनता है, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटर बनता है। अब आपको सर क्वाड्रिलेटर की साइड तब नहीं बनी बेटा, 4 पॉइंट्स को जोड़ रहा है इसलिए इसको क्वाड्रिलेटर कहते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है बेटा, ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर बच्चा? ये चार पॉइंट को, कौन कौन से 4 पॉइंट है बेटा, आप समझ लो बेटा, दिल्ली, ठीक है, कोलकाता, ठीक है, चेन्नई, उसके बाद मुंबई, इन चारों को जोड़ता है। आप कहोगे सर क्या इसमें से क्वेश्चन आ सकता है? बेटा इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। जितने भी आपने टाइप्स ऑफ रोड्स पढ़े, जितने भी आप टाइप्स ऑफ रोड्स पढ़ेंगे, जितने भी टाइप्स ऑफ रोड्स हैं, उसके अंदर से मुश्किल वो जो क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर में आ सकता है, 5 नंबर में तो नहीं आ सकता। अगर वो पूछेगा भी तो डिफ्रेंशिएट करके पूछेगा 3 नंबर में, कि नेशनल और स्टेट हाईवेज में डिफरेंस बता दो, ठीक है, बॉर्डर रोड्स डिफाइन कर दो। बॉर्डर रोड से बन सकता है एक बार को 5 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन इनसे नहीं बनेगा, 3 नंबर का बन सकता है, मैं इतना मानता हूँ। क्लियर? चलिए देखो, ये 6 लाइन का सुपर हाईवे जो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, दिल्ली दोबारा आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा हमारे भारत को नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट भी इसी ने जोड़ा है। नॉर्थ से साउथ अगर आप देखोगे तो भैया श्रीनगर से लेकर कहां तक, आप जानते हैं श्रीनगर से लेकर कहां तक बेटा, कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी, ठीक है। यहां पर पोरबंदर से लेकर आपका पड़ेगा सिलचर तक। कहां तक? सिलचर, यानी गुजरात से लेकर असम तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। और यहां पर भी वही पॉइंट लिखा है बेटा, नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर है जो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है, यानी टॉप से बॉटम है। फिर ईस्ट से वेस्ट कॉरिडोर है, सिलचर असम से लेकर पोरबंदर गुजरात तक पड़ता है, यानी ईस्ट से वेस्ट को जोड़ दिया। अब इसकी देखरेख कौन करता है? इसकी देखरेख करता है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI इसकी देखरेख करता है बेटा। क्लियर यहां तक? अब चलते हैं आगे। अब बात आती है नेशनल हाईवेज की। किसकी बेटा? नेशनल हाईवे। इट लिंक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। भैया एक्सट्रीम पार्ट्स को जोड़ती है, एकदम एक्सट्रीम पार्ट्स को, कतई एक्सट्रीम, ठीक है। दिल्ली से राजस्थान जोड़ दिया,
सर एक्सट्रीम है, दिल्ली ये रहा, राजस्थान ये रहा, अगर मैप में हम देखें तो बेटा देखो, ठीक है, दिल्ली से राजस्थान जोड़ दिया। ये क्या है, सारे नेशनल हाईवेज है। क्या है बेटा, ये नेशनल हाईवेज। ये प्राइमरी रोड सिस्टम है, प्राथमिक रोड सिस्टम है, इसी के बेसिस पे दूसरे रोड्स डेवलप होते हैं। अगर ये ना हो तो दिक्कतें बहुत बढ़ जाएंगी हमारे लिए, क्योंकि भाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप सामान नहीं बेच पाओगे। सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, दीज आर द लेड एंड मेंटेन बाय द सीपीडब्ल्यूडी। ये सीपीडब्ल्यूडी यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट द्वारा इसकी देखरेख की जाती है और इसको बनाया जाता है बेटा। क्लियर? चलिए अब इसको और समझते हैं बेटा। नेशनल हाईवे ट्रंक रोड्स भी है इसके अंदर, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया जाता है। सबसे पुराना जो है वो है शेरशाह सूरी मार्ग, जिसको NH1 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बेटा, जो दिल्ली से अमृतसर तक है। लेकिन ये दिल्ली से अमृतसर का नहीं था, ये बेटा लाहौर पाकिस्तान से लेकर कलकत्ता तक चलता था पहले, जब शेरशाह जी ने इसको बनाया था। आप जानते हो शेरशाह सूरी आया था कब? जब, ठीक है, बाबर का बेटा हुमायूं तख्त पे बैठा था। ठीक है, हुमायूं को हटाया था 11 साल तक के लिए। किसने? शेरशाह ने। अब शेरशाह ने चीज बनाई थी, रोड बनाया था, इतना लंबा रोड बना दिया, कह रहा मस्त अब हमारी सेना आएगी टिट टिट करती हुई। सोच के देखो उस वक्त कितना बड़ा रोड बनाया होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है बेटा हमारे पास स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज क्या करते हैं बेटा? स्टेट हाईवेज की बात करते हैं। ये स्टेट कैपिटल हो, किसको बेटा? मान के देखो बेटा, ये स्टेट है। सर ये तो अमीबा लग रहा है। नहीं बेटा, अमीबा नहीं, स्टेट है। स्टेट की कैपिटल है। क्या है? कैपिटल। अब तो सर पक्का अमीबा लग रहा है, न्यूक्लियस है। बस साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखो। ठीक है, देखो भाई ये क्या है, एक स्टेट की कैपिटल है। हम एक भी स्टेट को ना डिस्ट्रिक्ट्स में बांट देते हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट में। 4 तो नहीं होते, ज्यादा हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, क्योंकि हम अलग अलग उसमें बांटते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, सॉरी ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, 4 के अंदर हम बांटते हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर स्टेट हाईवेज को। ये क्या करते हैं ये बेटा, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को, यानी जो डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है उसको कहाँ तक? कैपिटल से जोड़ते हैं, उसको कैपिटल से जोड़ते हैं बेटा, उसको कैपिटल से जोड़ते हैं बेटा, उसको कैपिटल से जोड़ते हैं। क्लियर? ये क्या कर रहे हैं बेटा, ये एक आप कह सकते हो एक स्टेट की जो कैपिटल है उसको हेडक्वार्टर से जोड़ रहे हैं, वो भी डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर से। किसके? डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर से। क्लियर? और इस रोड को कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करता है स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी। ठीक है, वैसे बेसिकली इसको पीडब्ल्यूडी कहते हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कहते हैं। आप अपने यहाँ पे जाना, आप देखोगे बहुत सारे आपके रोड्स होंगे या हाईवेज होंगे, उसके ऊपर लिखा हो पीडब्ल्यूडी, तो वो इन्होंने ही बनाया है, और वो क्या है? स्टेट हाईवेज है। क्लियर? वो क्या जोड़ रहे हैं बेटा? दीज रोड्स कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय द पब्लिक डिपार्टमेंट विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। स्टेट कैपिटल को किससे जोड़ रहे हैं बेटा? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, यानी उस डिस्ट्रिक्ट के जो मेन हेडक्वार्टर होगा उससे उसको जोड़ा जा रहा है। किसको जोड़ा जा रहा है? उस मेन कैपिटल को, उस मेन कैपिटल को जोड़ा जा रहा है। क्लियर बेटा? चल अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आता है डिस्ट्रिक्ट रोड। क्या आता है बेटा? डिस्ट्रिक्ट के रोड्स, डिस्ट्रिक्ट रोड्स। दीज रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। ये कनेक्ट कर रहे हैं किसको? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को विद अदर प्लेसेस, दूसरे प्लेसेस के साथ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, दीज रोड्स आर मेंटेन बाय द जिला परिषद। और ये किसके द्वारा मेंटेन किए जा रहे हैं? जिला परिषद के द्वारा। किसके द्वारा मेंटेन किए जा रहे हैं? जिला परिषद के द्वारा। मींस क्या कह रहा है, अभी तक हमने देखा बेटा, हमने इस कैपिटल को जोड़ दिया था किससे? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। ठीक है, अगर ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, अब इसको अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं तो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, जो ये डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर होगा, इसके अलग अलग जो इलाके होंगे, वो जो रोड उसको जोड़ रहे हैं वो क्या है? हमारे डिस्ट्रिक्ट रोड है। डिस्ट्रिक्ट रोड का मतलब भैया उस डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर तक जितने भी रोड निकल रहे हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्या? डिस्ट्रिक्ट रोड्स। क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट रोड्स कहते हैं बेटा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। अब आता है अदर रोड्स। गांव के रोड है, देखो गांव मस्त आ रहा है यार, गांव के रोड चल रहे हैं। गांव के रोड्स क्या करते हैं बेटा? गांव के रोड जोड़ते हैं क्या भैया? गांव को शहर तक, गांव को शहर तक। इनका मेन मकसद है कि भैया 365 दिन, ठीक है, 12 महीने 365 दिन, ये उस गांव को एक शहर से, मेजर शहर से जोड़ कर रखे। क्लियर? द रूरल रोड्स विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेज विद द टाउन्स आर क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी। भैया जो शहरों से जोड़ कर रख रहे हैं, टाउन से जोड़ कर रख रखे हैं, उनको क्या कहते हैं? मदर रोड्स। ठीक है, ये रोड्स
इनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, पैसा मिलता है किसके अंदर, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इनको ज्यादा पैसा मिलता है ताकि इनका जो आप कह सकते हो विकास है वो ज्यादा हो सके, और ये विकास हो भी रहा है। क्लियर, देख रहे हो ना, मस्त रोड चल रहा है। चलिए बेटा, अब आते हैं BRO, बॉर्डर रोड्स, और BRO ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको बनाया। ठीक है, बॉर्डर रोड्स क्या है बेसिकली हमारे पास, मैं आपको बता देता हूँ बेटा। हमारे जितना भी बॉर्डर है, बॉर्डर का इलाका है, नॉर्थ हो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, इसके आसपास ना रोड्स बनाए जाते हैं, रोड्स बनाए जाते हैं ताकि यहाँ पर सप्लाई ना रुके। अगर कभी भी कोई ऐसा त्रासदी आ जाए, ठीक है, नेचुरल कैलेमिटी आ जाए या युद्ध हो जाए, तो युद्ध के समय या फिर नेचुरल कैलेमिटी के अंदर इन रोड्स का इस्तेमाल किया जा सके। क्लियर बेटा। अब ये जो रोड्स हैं ये बनाता कौन है सर, ये बनाता है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बेसिकली आर्मी की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये बनाती है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1960 के अंदर। आपने एक टनल सुनी होगी, अटल जवाहर टनल, वो भी BRO ने बनाई है, क्योंकि वो इलाका ही क्या है, बॉर्डर का इलाका है हमारे पास। ठीक है, चाहे असम के अंदर रोड बनाने की बात हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश के अंदर रोड बनाने की बात हो, यहाँ पर बेसिकली रोड्स कौन बनाता है, आपकी BRO, क्योंकि ये उस तरीके से रोड डेवलप करती है ताकि आर्मी को इसके अंदर काफी सहूलियत मिल जाए बेटा। क्लियर, चलिए ठीक है। दिस ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1960 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रोड्स एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज। ठीक है, नॉर्दर्न एंड और नॉर्दर्न, ठीक है, उत्तरी और उत्तरी पूर्वी इलाकों के अंदर जो बनाए जाते हैं रोड, वो बेसिकली कौन बनाता है, आपका BRO बनाता है, और उसकी काफी अहमियत होती है। क्लियर, यहां तक तो बेटा कैपेसिटी के दौरान। कैपेसिटी के बाद आता है मटेरियल के हिसाब से हम कैसे रोड्स को बांटते हैं। मटेरियल के हिसाब से हम दो बांटते हैं, एक होता है सॉरी मेटल रोड्स और एक होता है अनमेटल रोड्स। मेटल रोड्स की बात करें बेटा, तो जो मेटल रोड्स हैं बेटा वो सीमेंट कंक्रीट इन सबसे बनते हैं। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट और बिटुमेन कोयले से बनते हैं, जैसे आपने नॉर्मल अपने रोड्स देखे होंगे। इनका फायदा क्या होता है सर, ये 12 होते हैं। 12 क्या करो सर, इतनी हिंदी मत बोला करो। अरे ऑल वेदर रोड्स है भाई, चाहे मौसम कैसा भी हो, ये रोड्स मस्त चलते हैं। लेकिन आपने देखा होगा गांव की पगडंडी या कच्चे रास्ते जो खेतों से निकलते हुए जाते हैं, बारिश आई नहीं, वो रोड के अंदर पानी और पानी में रोड, रोड के अंदर पानी ढूंढो, पानी में रोड ढूंढो, पता ही नहीं चलता कि रोड कहाँ है। वाह 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 वाह, क्या शायरी मारी मैंने। ठीक है, अनमेटल रोड्स भैया रेनी सीजन के अंदर बह जाते हैं, बहने दे मुझे बहने दे, या इतने तरीके से बह जाते हैं कि भैया अब इसके अंदर रोड्स के अंदर पानी खोजते हैं और पानी के अंदर रोड खोजते हैं कि रोड तो यही था, अब क्या तो यहाँ तो पानी है, पानी में तो रोड है, दिक्कतें बढ़ जाती हैं। क्लियर। तो भाई साहब हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक बेटा, हमने पढ़ा किस प्रकार हमने कैपेसिटी के बेस पे बांटा रोड्स को। ठीक है, हमने उनके मेटेरियल के आधार पे बांटा। रोड्स की इंपॉर्टेंस क्या है, रोड्स की इंपॉर्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, रोड्स की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई वी नीड रोड्स, ये क्वेश्चन 5 नंबर का बनता ही बनता है, बनता ही बनता है भाई साहब। इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला इंपॉर्टेंट है तो है। क्लियर। चलिए अब चलते हैं बेटा, हम आगे चलते हैं बेटा, और आगे आते हैं हमारे पास रेलवेज। तो ये चलिए शुरू करते हैं। क्लियर। चलिए, रेलवेज प्रिंसिपल मोड ट्रांसपोर्टेशन है। कैसा प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, प्रिंसिपल यानी भैया आधारभूत है, इसके बिना काम नहीं हो सकता। अगर आप चाहे फ्लाइट की बात करें चाहे पैसेंजर की बात करें। क्यों, अरे यार आपको घूमने जाना, आपको वैष्णो देवी जाना है, अरे ट्रेन से चलते हैं, नानी के घर जाना है ट्रेन से चलते हैं, अरे सामान भेजना ट्रेन से भेज दो। ठीक है, अरे यार पानी में डूबने जाना है ट्रेन से चलते, ट्रेन से जाते हो आप। ठीक है, जैसे जब त्योहार आते हैं, दिवाली आती है, होली आती है, आपने देखा होगा ना ट्रेन एकदम खचा खच भरी होती है। ठीक है, और सब लटक के जा रहे हैं। ठीक है, क्या भैया ट्रेन से बहुत प्रेम है। भारत के अंदर तो भैया सामान, अगर देखो जैसे ही पैसेंजर बढ़ जाते हैं और सामान बढ़ जाता है, आप सीधा बस का रुख नहीं करते, सीधा ट्रेन का रुख करते हो। ट्रेन में जाएंगे, आराम से जाएंगे, तसल्ली से जाएंगे। बस के अंदर यार सामान ऊपर से गिर जाता है। ठीक है, ये चीजें चलती है। क्लियर। देखो मैंने अभी बताया, इट इज ऑल्सो मेक टू मल्टीफेरस एक्टिविटीज, बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं, साइट सीइंग्स के लिए जाते हैं, पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स भी। भैया आप घूमने जा रहे हो, चलो थोड़ा दार्जिलिंग घूम के आते हैं, ट्रेन से जाएंगे। ठीक है, अरे चल रहे हैं वैष्णो देवी, ठीक है, चल रहे हैं तिरुपति बालाजी, ट्रेन से चल रहे हैं, ट्रेन से जाते हो। ठीक है, सामान ज्यादा भेज रहा हूं तो जाते हो, बिजनेस के काम से जा रहे हो तो जाते हो। इसके अलावा एग्रीकल्चर, आपका जो एग्रीकल्चरल सामान है, ठीक है, जो आपकी खेती का जो सामान है, कोयला भी आप इसी से भेजते हो ट्रेन से। ठीक है, पेट्रोल भी ट्रेन से जाया जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी
ट्रेन के अकॉर्डिंग चलती है, रेलवेज के। इट हैज बीन अ ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ अ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। अभी मैंने बताया कि भाई चाहे कोयला हो गया, चाहे आपका खेती का सामान हो गया, आप क्या करते हो, एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो भैया, इसी वजह से आपका डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जितना जल्दी आपके पास सामान आएगा उतना ही ज्यादा आप प्रोडक्शन कर सकते हो, और जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा आप सामान बेच पाओगे। क्लियर? और यही बात यहां पर है। ठीक है भैया, जितना जल्दी हमारे पास सामान आ रहा, हम भैया सामान बनाएंगे, और जितना जल्दी सामान आया है उतना ही जल्दी हम भेजेंगे और उसको बेचेंगे। जैसे ही भेजेंगे और बेचेंगे हमारे पास बेनिफिट भी ज्यादा ही आएगा मेरा बच्चा। क्लियर? इंडियन रेलवे इज नाउ रीऑर्गेनाइज इनटू 16 जोन, और भैया इसको 16 जोन से बांट दिया गया है। अलग अलग तरीके के जोन है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न है, नॉर्दर्न जोन है, सेंट्रल जोन है, इस तरीके साउदर्न जोन है। ठीक है, ऐसे हमने जोन्स के अंदर इनको बांट दिया 16 जोन्स में। क्लियर? अब इसकी दिक्कतें क्या है यार? सर दिक्कतें बहुत हैं सर रेलवे के अंदर। एक तो यार बिना टिकट के यात्रा करने चले जाते हो, टिकट है नहीं, अरे ले लेंगे यार टिकट, टिकट कौन पूछता है, चलो जाएंगे बैठ जाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे आते हैं बिना टिकट लिए, अरे बैठ बैठ यहीं पे क्या, और उनको उठाओ ना, अगर मान लो टिकट लेके तुम उनसे भाई साहब उठो, क्या क्यों, हमारी टिकट सीट है दिखाओ, जब उसको दिखा देते ना पूरा, बैठ जाओ, फिर हम कुछ कह रहे हैं क्या भाई, क्या क्या पिटके मारना है या पैसे दिए हमने, वो तुमसे ऐसे बात करेंगे जैसे तुम अपनी सीट पे नहीं हो, वो तुम उसकी सीट पे गए हो उसको उठाने, कि नहीं भाई हम तेरी सीट पे बैठेंगे ना। ठीक है, इसके अलावा दूसरी समस्या तो बेटा एक ऐसी समस्या है जिससे मैं परेशान हूं, मतलब इतना दुखी हूं ना, मैं जिंदगी में इतना दुखी कभी नहीं हुआ जितना भी हूं मैं दुखी। सही बता रहा हूं बात, ऐसा क्या है सर? मतलब भाई साहब रेलवे पे एक पॉइंट लिखा रहता है, रेलवे आपकी संपत्ति है, लोग उसको सीरियसली ले जाते हैं। रेलवे हमारी संपत्ति, तो चद्दर किसकी, हमारी, ये तकिया किसका, हमारा। ठीक है, ये मतलब चीजें उठा के जेब में मतलब बैग में रख के ले आएंगे यार। आधों के घर पे देखो 2015-16 से पहले वाली जो जनरेशन होगी, देख लें तुम्हारे घर के अंदर एक सफेद आदि चद्दर वद्दर मिलेगी अगर रेलवे से जाते होगे। ठीक है, उठा के ले आए होंगे कोरोना से पहले जब चद्दर मिलती थी। मतलब ऑब्सेशन समझ नहीं आता। मतलब ये सोच के देखो, इस देश के अंदर रेलवे को जो टॉयलेट के अंदर जो डब्बा होता है ना, मग्गा होता है, उसको बांधना, मतलब मग्गे का क्या करोगे यार तुम ले आके, मतलब क्या करना उस मग्गे का, मग्गे को चैन से बांधा जा रहा, मतलब मग्गा भी छोड़ा तुम लोगों ने यार। अरे क्या करोगे मग्गे का, मतलब क्या क्या करोगे, समझ कोई सेंस है इस बात की? समझ में आ रहा भाई? नहीं तुम मग्गे का करोगे क्या, मुझे बताओ। नहीं तुम मग्गे का करोगे, उस टॉयलेट वाले मग्गे का तुम लेके जाके करोगे क्या, बताओ जरा मुझे, कोई सेंस है? हमें बड़ी लग रही थी चुराते हुए, हमें मतलब तुम्हें, मुझे नहीं, मैंने नहीं चुराया मग्गे वग्गे ट्रेन से। बस सोच दो इस देश का डेवलपमेंट, क्या क्या ही डेवलपमेंट करोगे जहां पे वॉशरूम के अंदर चेन से मग्गे बांधने पड़ रहे हैं यार। ठीक है, मैं पहली बार गया, मैंने कहा यार ये ट्रेन हिलती होगी ज्यादा, इसके अंदर वाइब्रेशन होती है, तो इसलिए बांध रखा ताकि गिर ना जाए। बाद में बताया यार चोरी हो जाते मग्गे यहाँ पर तो। अबे क्या उसमें सत्तू डाल के घोलोगे तुम लोग, क्या 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 करोगे? कोई पॉइंट है? मतलब यार मग्गे चुरा रहे हैं यार, ये वॉशरूम के मतलब हद है यार, हद कर दी। उससे भी खतरनाक ये लोग लगते हैं मुझे जो चेन खींच देंगे। क्यों? अरे सर चेन क्यों खींचते हो? अरे सर ये मान के देखो रेलवे स्टेशन है, ठीक है, ये रेलवे स्टेशन पड़ता है भाई, यहां पर एक मौसी की किसी का बुआ का घर है, मान लो बुआ का घर है यहाँ पर। अब ये व्यक्ति जो होगा ना, इसके अंदर इतना तसव्वुर नहीं होगा, इतना चैन नहीं होगा कि यहां पर ट्रेन के आने का वेट करें। ऐसे कैसे ट्रेन आएगी यहां पर? मेरी बुआ का घर सीधा पड़ रहा है, ट्रेन रुकेगी यहीं पर, ट्रेन को वो वहीं खींच देता। इन लोगों का बस नहीं चलता ये ट्रेन को अपने घर के अंदर ले जाएं, बुआ के नीचे रुकवाएं, घर गेट के नीचे, और कहें बुआ मैं आ गया। क्या क्या है तुम्हें, क्या ऑब्सेशन क्या है? तुमने देखो ना, आप लोग देखोगे ट्रेन कभी कभार बिना बात के रुक जाएगी ना, स्टेशन है ना कुछ, आप कभी ना मुंडी इधर घुमाना और इधर घुमाना, एक ना एक भगता हुआ मिलेगा एकदम तेज स्पीड की रफ्तार से, डुन 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 करता हुआ। क्यों भाग रहा? क्योंकि उसी ने ट्रेन खींची थी, चेन खींची थी। अब उसकी बुआ का घर उसे दिख रहा हो, भगते हुए जा रहा होगा, अगर किसी ने पकड़ लिया तो जुर्माना लेगा। और इतनी तेजी से भागते हैं, कोई पकड़ के दिखाई नहीं, कोई पकड़ के दिखा देने।
भाई ट्रेन लेट हो जाती है, दिक्कतें बढ़ जाती हैं उससे। क्यों? अगर एक ट्रेन लेट हुई, वो एक ट्रेन नहीं है, उसके पीछे न जाने कितनी ट्रेन है जो वेट कर रही हैं। क्लियर? इसके अलावा ट्रेन तो लेट चलेगी चलेगी भाई, कोहरा है, ये सब है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम्स हैं रेलवे की। क्लियर? इसके अलावा और कुछ प्रॉब्लम्स है? हाँ बेटा, उसके अलावा भी प्रॉब्लम्स है, आप जानते हैं उसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या? कि भैया इनको पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं बनाया जा सकता, स्वैम्पी और मार्शी रीजन में नहीं बनाया जा सकता, अगर टॉपोग्राफिकल कंडीशंस अगर अलग हो तो नहीं बनाया जा सकता। तो सर भैया ये रहा वो क्वेश्चन, और ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि भाई रोडवेज की रेलवेज के ओवर एडवांटेजेस समझाएं। क्लियर? सबसे पहला, लो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो रोड्स हैं उसकी कंस्ट्रक्शन में कम पैसा लगता है, रेलवे के अंदर पैसा ज्यादा लगता है। क्लियर? दूसरा, कैन बी बिल्ट ऑन एनी टाइप ऑफ टेरान, कोई सा भी टेरान हो, ठीक है, कोई सी भी जोग्राफिकल कंडीशन हो, वहां पर आप रोड बना सकते हो। नेक्स्ट, लेस एक्सपेंसिव फॉर शॉर्टर डिस्टेंस एंड गुड्स, भैया छोटी दूरी के लिए, ठीक है, जो रोडवेज हैं वो फायदेमंद है भैया, छोटी सी दूरी है, कम सामान है, तो बहुत अच्छा पॉइंट है, मतलब बहुत हम रोड से जाना पसंद करेंगे। नेक्स्ट है डोर स्टेप सर्विस, भैया डोर टू डोर सर्विस देता है रोड्स, ऐसा नहीं है आपके घर के नीचे ट्रेन आके रखती होगी, ट्रेन नहीं रुकती, आपके घर के नीचे आके रोड आता है। ठीक है? कभी आपने देखा आपने अमेजन से सामान ऑर्डर किया और आपके नीचे एकदम रेलवे आके रुकी, भाई साहब लो ट्रेन, वो मतलब लो पार्सल, आगे भी जाना है, क्या होता? आराम से बाइक वाला आता, आपको सामान देता, चला जाता है। ठीक है? आपके घर के नीचे वो नहीं है रेलवे स्टेशन। क्लियर? कनेक्ट अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, भैया रोडवेज ही एक ऐसी चीज है जो दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से कनेक्ट करता है। अगर आपको अपने घर से रेलवे स्टेशन जाना है, ठीक है, तो भी आपको रोड की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, आपको रेलवे से एयरपोर्ट जाना है तो भी आपको रोड की जरूरत पड़ेगी। आप क्या तो सर रोड की जरूरत क्यों पड़ेगी? भैया ये तभी, अगर रोड की तभी जरूरत नहीं पड़ सकती अगर एकदम स्टेशन तुम्हारे छत के नीचे है, ठीक है, अपने छत से कूदे नीचे रेलवे स्टेशन पे, यहां से कूदे तुम एरोप्लेन पर, ये तभी हो सकता है। लेकिन अगर भैया ये, अगर आप कहते हो नहीं सर हमारे घर के नीचे रेलवे स्टेशन नहीं है, तो भैया आपको रोड की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? चलिए अब चलते हैं आगे। चलिए अब बात करते हैं बेटा पाइपलाइंस की। किसकी बेटा? पाइपलाइन की, जो सीधे चली जा रही हैं पाइपलाइंस। पहले जो पाइपलाइंस थी बेटा वो यूज होती थी आपकी बेसिकली पानी के लिए, सीवर्स के लिए, ठीक है, इंडस्ट्रीज के लिए, पानी या सीवेज के लिए इस्तेमाल होती थी। ठीक है? इन द पास्ट दीज वर यूज्ड फॉर वाटर एंड सिटीज फॉर इंडस्ट्रीज, भाई पानी के लिए, सीवेज के लिए पाइपलाइंस का इस्तेमाल होने लगा। पहले होता था, लेकिन अब हमने धीरे धीरे इसके अंदर से कच्चा तेल, पेट्रोलियम गैसेस, ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, इन सबको भेजना स्टार्ट कर दिया है। अब ये किस लिए इस्तेमाल हो रही है? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए और नेचुरल गैस के लिए, जो ऑयल से निकाली जाती है। ठीक है? इन सबको भैया ऑयल्स के लिए हमने पाइपलाइन से भेजना स्टार्ट कर दिया है। क्यों? भाई सस्ता है, ठीक है, इसके अंदर देरी नहीं होती, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है, मतलब इसके अंदर देरी कम होती है। पाइपलाइंस को डालने की, यानी अगर आप पाइपलाइंस को सीधी बात है बेटा, अगर आप पाइपलाइंस को स्टैब्लिश कर रहे हो फ्रंट में, ठीक है, स्टैब्लिश कर रहे हैं आप, तो भैया लागत ज्यादा आती है, लेकिन इसको मेंटेन करने की कॉस्ट, ठीक है, मेंटेन करने की कॉस्ट काफी कम है। क्लियर? यानी लगाने में पैसा ज्यादा आता है, लेकिन इसको मेंटेन करने में खर्चा ज्यादा नहीं आता। क्लियर? चलिए हमारे पास तीन जो मेजर पाइपलाइंस हैं वो हैं। सबसे पहली है जो असम से कानपुर जाती है, ठीक है, ऊपरी असम से कानपुर जाती है, पहली पाइपलाइन है। ठीक है? दूसरी सलाया गुजरात से लेकर जालंधर तक की है। क्लियर? थर्ड है हजीरा गुजरात से लेकर जगदीशपुर उत्तर प्रदेश तक। ये तीन हमारे पास बेसिक पाइपलाइंस है जो हमने बना रखी है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। अब आता है वाटर ट्रांसपोर्ट। आप जानते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन है बेटा। वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट है, चीपेस्ट मोड है, सबसे सस्ता है, मोस्ट सूटेबल। भैया अगर ज्यादा सामान है, भारी सामान है, बहुत भारी सामान है, तो भैया आप क्या करो, पानी से भेज दो, पानी से भेज दो। आपने देखा होगा जो कार्गोज होते हैं, ठीक है, वो जाते हैं बड़े बड़े कंटेनर। आप कभी रेल से गए हो? छुचुक करते हुए, जब छुचुक करते हुए जाते हो, आपने देखा होगा आपके बगल से एक ट्रेन गुजरती होगी, गुड्स, ठीक है, गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी, यहाँ से यूं जाती है करती हुई, उसके ऊपर देखो बहुत बड़े बड़े कंटेनर होते हैं। वो जो कंटेनर होते हैं वो क्या होते हैं? शिप से मंगाए जाते हैं।
क्योंकि भैया रेलवे कितने कंटेनर्स लेके जा सकती है, 17, 18, 20, पता चलता शिप एक बार के अंदर 100, 50, 100, 150 कंटेनर्स लेके चल रहा साथ। दिक्कत ही नहीं, कोई परेशानी नहीं यार, ले लेंगे यार, झेल लेंगे इसे भी। क्लियर। इसके अलावा फ्यूल एफिशिएंट सॉरी और एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, फ्यूल कम लगता है और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। फ्यूल क्यों, आप जानते हैं नदी या फिर समुद्र की भी अपनी एक धारा होती है, एक स्ट्रीम होती है, उससे भी इन सब चीजों को बहुत बल मिलता है और बहुत ज्यादा फायदा होता है बेटा। लास्ट है बेटा फॉरेन ट्रेड थ्रू पोर्ट्स एंड इन इंडिया। भैया हम दूसरे देशों से जो व्यापार करते हैं वो पोर्ट्स के अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया का जो निचला इलाका है, इंडिया का जो निचला इलाका है, ठीक है, ये गुजरात से वाला ये वाला इलाका, यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट्स है हमारे पास। पोर्ट्स है एक तो इनलैंड भी और कुछ इंटरनेशनल पोर्ट्स भी, जहां से हम दूसरे देशों को सामान भेजते हैं। अगर हमें हमारे का इधर की साइड इधर से भी भेज सकते हैं हम, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस जापान इधर से भेज सकते हैं। हमारे पास बहुत फायदा इनसे। क्लियर। चलो अब बात करते हैं बेटा नेशनल वाटरवेज। नेशनल वाटरवेज है हमारे पास, कौन कौन से नेशनल वाटरवेज है। सबसे पहला है नेशनल वाटरवे नंबर 1, जो है गंगा रिवर के बीच में, जहां हल्दिया से इलाहाबाद पड़ता है, हल्दिया से इलाहाबाद पड़ता है। नेशनल वाटरवे नंबर 2 जो है वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो सादिया से धुबरी के बीच पड़ता है और ये दोनों असम के अंदर है, दोनों असम के अंदर है। इंडियन नेशनल वाटरवे नंबर 3 तीसरा है, ठीक है, जो कोस्ट कैनाल केरला से चंपाकारा कैनाल तक पड़ती है। क्लियर। फोर्थ वाटरवेज है स्पेसिफाइड स्ट्रेच है गोदावरी की और कृष्णा नदी के स्ट्रेच, जो काकीनाडा पुडुचेरी स्ट्रेचेस के कैनाल तक मिलती है। कैनाल यहाँ आप जान सकते हो नहर, ठीक है, कैनाल्स को नहर कहते हैं। इन नहरों के थ्रू जाते हैं हम यहाँ पे सामान भेजते हैं। अब सोच के देखो, हम नहरों से भी सामान भेज रहे हैं। और पांचवा है जो स्ट्रेच है ब्रह्माणी नदी, जो मतई रिवर के पास है, जो डेल्टा चैनल है किसका, महानदी और ब्रह्माणी नदी। ब्रह्माणी और आप कह सकते हो सॉरी महानदी के जो डेल्टा पड़ता है वहां से भी हम सामान भेजते हैं, गुड्स भेजते हैं। यानी ये वाटरवेज है हमारे, ये हमारे क्या है बेटा, वाटरवेज है बेटा। क्लियर। अब चलते हैं बेटा पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। कुछ पोर्ट्स है हमारे पास जो वेस्ट कोस्ट पे पड़ते हैं, ठीक है। वेस्ट कोस्ट आप जानते हैं, अगर इंडिया की बात करें हम यहाँ पर, ठीक है, ये रहा वेस्ट कोस्ट, ये रहा वेस्ट कोस्ट, ठीक है, ये रहा हमारा पास ईस्ट कोस्ट। क्लियर। वेस्ट कोस्ट में सबसे पहला है कांडला, जो दीनदयाल उपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है और गुजरात में पड़ता है बेटा। ये सबसे पहला पोर्ट है जो आजादी के बाद डेवलप हुआ है, सबसे पहला पोर्ट है जो आजादी के बाद डेवलप हुआ है बेटा। सेकंड है मुंबई, ठीक है, मुंबई पोर्ट जो महाराष्ट्र के अंदर है, सबसे बड़ा पोर्ट है, लार्जेस्ट है, इंडिया के अंदर लार्जेस्ट पोर्ट है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो महाराष्ट्र में, ये भी महाराष्ट्र में। ये क्यों बनाया गया, ये बनाया गया था बेटा मुंबई का जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए, ठीक है, और डिकंजस्ट द मुंबई पोर्ट एंड सेवर हब फॉर दिस रीजन, कि भैया यहां पर मुंबई पोर्ट पर जो जितना दबाव बनता है उसको दबाव को कम करने के लिए बनाया गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता तो एक बंदा होना चाहिए यार लाइफ में। चलिए ठीक है, अब ईस्ट कोस्ट की बात कर लेते हैं बेटा। सबसे पहला है तूतीकोरिन, जो तमिलनाडु में पड़ता है। नेचुरल हार्बर्स है यहाँ पर, नेचुरल है, सब कुछ आराम से नेचर ने बनाकर दे रखा है। इसके बाद चेन्नई पोर्ट है, सबसे पुराना आर्टिफिशियल पोर्ट है, सॉरी प्लॉट नहीं है बेटा, ये पोर्ट है, सबसे पुराना आर्टिफिशियल पोर्ट है ये। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, डीपेस्ट लैंडलॉक, यानी जिसके अंदर डीपेस्ट लैंडलॉक्स है, डीपेस्ट लैंडलॉक है। क्लियर। फिर अब पारादीप जो उड़ीसा में पड़ता है, यहाँ से आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है। कोलकाता जो वेस्ट बंगाल है, इनलैंड रिवर लाइन पोर्ट है, नदी एक पोर्ट है, नदी पे बनाया गया, आप जानते हैं हुगली नदी के किनारे कोलकाता बसा हुआ है, वहीं पर ये पोर्ट है बेटा। टाइडल पोर्ट है, टाइडल पोर्ट यानी ज्वारीय पतन है, यानी यहाँ पे जो ज्वार है, जो टाइड्स है, उसके अकॉर्डिंग ये मेंटेन करना पड़ता है, इसके अंदर रिवर्स के अंदर पानी भेजना पड़ता है, ठीक है। हल्दिया, हल्दिया को बनाया गया था भैया इसी का प्रेशर कम करने के लिए, हल्दिया को बनाया गया था कोलकाता का प्रेशर कम करने के लिए। सब्सिडरी पोर्ट है जो भैया कोलकाता पोर्ट का प्रेशर कम करता है, क्योंकि कोलकाता पोर्ट से बहुत ज्यादा सामान जाता है। क्यों? कोलकाता पोर्ट जो है वहां से अपने राज्य के लिए यानी स्टेट के लिए भी जाता है, इनलैंड भी है और वो ओवरसीज भी है, यानी यहाँ से आप देश के अंदर भी सामान भेजते हो और साथ ही साथ बाहर देश के लिए भी सामान भेजते हो, इसलिए यहाँ पर प्रेशर काफी ज्यादा बनता है। क्लियर। आई होप आपके सारे पोर्ट्स क्लियर है, ठीक है। चलिए कुछ पोर्ट्स और भी हैं, जैसे मरमागांव पोर्ट्स, ठीक है, जो गोवा के अंदर है, जो 50% आयरन ओर एक्सपोर्ट करता है। क्लियर। इसके अलावा है न्यू मैंगलोर जो कर्नाटका के अंदर है,
ठीक है, जो आयरन और को कुद्रेमुख माइन से लेकर जाता है। और लास्ट है बेटा कोच्चि, जो केरला के अंदर है, जो एंट्रेंस है लगून विद नेचुरल हार्बर, जहां पर नेचुरल हार्बर पड़ते। क्लियर? चलिए बेटा, अब बात आती है एयरवेज की, हवाई जहाज की। हवाई जहाज भैया सबसे तेज है, आरामदायक है, बहुत प्रेस्टिजियस माने जाते हैं कि भैया आप प्लेन, वहां का लगा प्लेन से आया है, प्लेन से आ तो कुछ क्या है, प्लेन में तो हम भी बैठ सकते, तो बैठो ना भैया, लेकिन ये महंगा बहुत होता है इसलिए नहीं बैठता मैं। ठीक है, क्या है, फास्टेस्ट है, कंफर्टेबल और प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी ऐसा माना जाता है इस जो प्लेन में बैठ के आया वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, एकदम हाई क्लास सोसाइटी का व्यक्ति है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। क्लियर? चलिए, ये कवर करता है डिफिकल्ट टेरान्स को, जैसे भैया पहाड़ हो, रेगिस्तान हो, समुद्र कुछ हो, इसे तो ऊपर से जाना ना, इसे क्या दिक्कत। हमारे यहाँ पर सबसे हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर के तहत, 8,848 या ऐसी कुछ है, समथिंग है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये टोटल पड़ा 8 किलोमीटर भैया, 8 किलोमीटर। अब प्लेन तो उड़ते 15-20 किलोमीटर पे है, उन्हें क्या मतलब नीचे से कुछ भी जाए, हम तो ऊपर मस्त निकल के ले जाएंगे बस। हाँ, अगर मौसम खराब है तो दिक्कत है, अगर मौसम सही है तो इसे क्या मतलब, नीचे से समुद्र है चाहे नीचे वोल्केनो है, इससे कोई मतलब ही नहीं, हम तो ऊपर से जा रहे हैं भाई, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, मुझे आराम से जाएंगे, चाहे पहाड़ हो चाहे चाहे फटा पड़ा हो, मतलब पहाड़ पहाड़ के अंदर से दरारें आ रही हो, क्या मतलब, क्या मतलब, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम ऊपर चढ़ जाएंगे। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पास हमारे पास बेसिकली रेलवे और रोडवेज बहुत कम है, इसलिए हम नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर बाया एयरवेज ही जाना पसंद करते हैं, और इसने बहुत ज्यादा वहां पर हेल्प किया है वहां के डेवलपमेंट में। क्यों? क्योंकि एक तो वहां पे जंगल का इलाका है, मार्शी रीजन है और स्वैम्पी रीजन है, वहां पर फॉरेस्ट है, मार्शी और स्वैम्पी नहीं, दलदली इलाका है, दलदली इलाके के में ना तो इतना जल्दी रोड बन सकते हैं ना ही रेलवे, रेलवे तो बन ही नहीं सकता, रोडवे भी बनाने के लिए तो आपको ठोस करना पड़ेगा, लेकिन बारिश इतनी आती है वहां पर कि आप रोड्स भी नहीं बना सकते, तो एयरवेज ही है जो वहां पर इजीली पहुंच सकता है। क्लियर? चलिए, इसको नेशनलाइज यानी इसको सरकारी किया गया था 1953 के अंदर। एयर इंडिया प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल एयर सर्विसेज, वाइल इंडियन एयरलाइंस प्रोवाइड डोमेस्टिक सर्विसेज। ठीक है, इंडिया एयर इंडिया कहती है भैया हम इंटरनेशनल जाएंगे, और इंडियन एयरलाइन कहते हैं भारत में रहे। क्लियर? ये रिलीफ भी प्रोवाइड कराती है जब कोई नेचुरल कैलेमिटीज आती है, प्रॉब्लम्स आती है, और एक्सपेंसिव। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या है इसकी, एक्सपेंसिव है बेटा, प्रॉब्लम्स क्या है, एक्सपेंसिव बहुत है। जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी आएगी, अगर कोई भी आप जानते हो प्राकृतिक आपदा आती है, भूकंप आ गया, भूचाल आ गया, ठीक है, तूफान आ गया, ठीक है, इसके अलावा हरिकेन्स आ गए, टॉर्नेडो आ गए, ठीक है, जब भी कोई प्राकृतिक विपदा आती है, ठीक है, विषमता आती है, तो एयरवेज से ही वहां पे रिलीफ फीचर्स पहुंचाए जाते हैं, वहां पे जो राहत कार्य है, राहत सामग्री है, रिलीफ गुड्स हैं, वो पहुंचाए जाते हैं एयरवेज से, क्योंकि वहां पे एयरवेज से जाना पॉसिबल है और किसी से आप पहुंच नहीं सकते। मतलब बाढ़ आ गई बेटा, बाढ़ आ गई तो रोड भी नहीं मिलेंगे ना रेलवे मिलेगा, तो आप सीधा प्लेन से ही जाएंगे वहां पर। अब आप कहेंगे सर पाइपलाइन से तो भेज सकते हैं, बेटा पाइपलाइन से चावल नहीं भेज सकते ना तुम, पाइपलाइन से सिर्फ वही चीजें जा सकती है जो स्वैम्पी हो या फिर आप कह सकते हो स्लरी हो, ठीक है, उससे आप सॉलिड चीज नहीं भेज सकते। क्लियर? देखो भाई, ये है हमारे सी पोर्ट्स भी यहाँ पर है और एयरपोर्ट्स भी यहाँ पर है। देखो आप यहाँ से स्टार्ट करते, देखो कांडला ये रहा गुजरात के अंदर, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये रहा, मुंबई पोर्ट ये रहा, और छत्रपति शिवाजी का एयरपोर्ट ये, ठीक है, मरमागांव आपको गोवा में पड़ रहा है, न्यू मैंगलोर आपका कर्नाटक में पड़ रहा है, ठीक है, कोच्चि आपका केरला में है, ठीक है, तिरुवनंतपुरम नेदी बचेरी जो भी ये मतलब एयरपोर्ट है, नाम अजीब सा है, तूतीकोरिन आपको तमिलनाडु में, चेन्नई भी तमिलनाडु में है, ठीक है, चेन्नई और तूतीकोरिन देखो आपस में तमिलनाडु में कहाँ कहाँ पड़ रहे हैं। इसके बाद विशाखापट्टनम है, ठीक है, हैदराबाद ये रहा आपका आंध्र प्रदेश। अब इसके बाद आता है पारादीप, पारादीप आपका उड़ीसा में, हल्दिया और कोलकाता आप देखोगे वेस्ट बंगाल में है, और यहीं पर आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या एरो एयरप्लेन और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, और सॉरी स्टेडियम कह रहा हूँ, एयरपोर्ट है दिल्ली एयरपोर्ट की साइड,
ठीक है, और अमृतसर के अंदर है राजा सांसी। ध्यान रखना बेटा, 3 सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जो 3 अभी तक सबसे ज्यादा पूछे गए हैं वो पूछा गया है, इंदिरा गांधी है, राजा सांसी है, और आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। ये 3 है सबसे मेन इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स जो आपसे पूछे जाते हैं। एयरपोर्ट ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप आज तक अभी तक सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सी पोर्ट्स की, सी पोर्ट्स के अंदर आपसे हल्दिया, ठीक है, पारादीप, ठीक है, इसके अलावा तूतीकोरिन, कोच्चि और मरमागांव, ये पूछे जाते हैं मैक्सिमम, ये पूछे जाते हैं मैक्सिमम। क्लियर? कौन कौन सा? पारादीप है, हल्दिया है, ठीक है, तूतीकोरिन है, ठीक है, और न्यू मैंगलोर और मरमागांव, ये मेन है आपके, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और इसके बाद जो आता है, उनके बाद की कैटेगरी में आता है कांडला आता है और मुंबई आता है, और बाकी ऐसे चलते हैं। जो बेसिक शुरू में जो बताया वो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कम इंपॉर्टेंट है। क्लियर बेटा? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हमारे पास। अब आती है भाई साहब लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बाद अब हमारे पास आ जाता है बेटा कम्युनिकेशन। हमने रोड्स पढ़ लिए, ठीक है, हमने लैंड ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया, हमने एयर ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया, हमने वाटर ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया। अब बचता है हमारे पास कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब संचार। संचार 2 तरीके से हो सकता है, या तो पर्सनल हो या मास हो। पर्सनल कम्युनिकेशन होता है जब आपस में 1 to 1 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति बात करता है, और मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब एक व्यक्ति अपने विचारों को, अपने थॉट्स को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना चाहता है एक ही वक्त में। क्लियर? चलिए, पर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या था? कार्ड्स, एनवलप्स वर कंसीडर्ड क्लास फर्स्ट क्लास में। भैया आप जानते हो क्या आता है, आपने कार्ड्स भेजे, क्या भेजे? कार्ड्स भेजे, ठीक है, वही, ठीक है, ये चिट्ठी लिख के भेज रहे हो, ठीक है, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा। याद आया? अबे यार ये तो इसको नहीं, इसको भेजना था, बीच में से गोली मार दी कबूतर को। ये क्या था? मैसेज एंड सेंट। ओफो, मैसेज एंड सेंट ऐसे ही हो सकता, कबूतर को मार के मैसेज एंड सेंट हो सकता, डिलीट कैसे करोगे? क्लियर? इसके अंदर क्या कहते हैं? कार्ड्स आते हैं, एनवलप्स आते हैं, जिनको फर्स्ट क्लास मेल समझा जाता है। फर्स्ट क्लास मेल समझा जाता है। क्लियर? क्या समझा जाता है बेटा? फर्स्ट क्लास में। अब सर मेल की बात आई है तो आप यहाँ पर किसी चीज की तो बात कर रहे होगे। हाँ, हम बात कर रहे हैं बेटा इंडियन पोस्टल सर्विस की, इंडियन पोस्टल सर्विस की, ठीक है। आईपीएस का मतलब यहाँ पर इंडियन पोस्टल सर्विस है, ठीक है। इंडियन पोस्टल सर्विस काफी बड़ी सर्विस, ठीक है, एशिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी सर्विस है। ये कार्ड एनवलप्स और को फर्स्ट क्लास मेल समझते हैं, पहली बात। सेकंड, द सेकंड क्लास मेल इंक्लूड्स बुक, पैकेट्स, रजिस्टर, न्यूज़पेपर, पीरियडिकल्स। भैया दूसरे क्लास मेल के अंदर आपके आते हैं न्यूज़पेपर, रजिस्टर, मेल्स। अब सर फर्स्ट क्लास मेल में कार्ड्स और एनवलप्स क्या होता है? आपने देखा होगा, आपने एक मूवी देखी होगी एम एस धोनी, उसके अंदर धोनी भैया का लेटर अटक जाता है, तो धोनी भैया हमारे रणजी नहीं खेल पाते यार, दुख होता है यार, दुख होता है कि धोनी भैया का लेटर रुका। उस मतलब ऐसा नहीं था कि उसके बाद भी होगा, बट किसी का भी कोई वर्क ना रुके, इंपॉर्टेंट लेटर ना रुके, किसी का जॉब लेटर है, किसी का कोई भी सामान है, एक काम है, वो आराम से चलता रहे, उसके अंदर डिले ना हो, इसलिए हम कार्ड्स और एनवलप्स को फर्स्ट क्लास मेल में भेजते हैं। मान के देखो बेटा, आपके मामा की शादी है, आपके मामा रहते हैं, अगर मतलब दूसरे स्टेट मानना, ऐसा मत मानना कि मैंने कह दिया मध्य प्रदेश में रहते हैं तो समझो सर हमारे तो मध्य प्रदेश में ही है, हम तो पहुंच जाएंगे, मतलब दूसरे स्टेट में मानना, ठीक है। अब मान के देखो मेरे मामा रहते हैं मध्य प्रदेश में, आपके रहते हैं, ठीक है, मेरे तो है ही नहीं, क्या करें। आपके मामा रहते हैं मध्य प्रदेश में, अब भैया उन्होंने लेटर भेज, उन्होंने पत्र वो भेजा अपनी शादी का कार्ड। अब भैया सीधी बात है, जब तक शादी का कार्ड आएगा नहीं जाओगे कैसे, ठीक है। शादी का कार्ड आया शादी के टाइम पे, मतलब शाम को शादी, आज आ रहा 6 बजे कार्ड, अब कैसे पहुंचोगे शादी में? नहीं पहुंच पाओगे। ये क्यों? क्योंकि भैया उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं थी। अब भैया अगर आपको शादी कार्ड मिलना है तो भैया स्पीड पोस्ट से भेजो या फर्स्ट क्लास में। इसलिए हमारी जो इंडियन पोस्टल सर्विस है वो इन एनवलप्स को, कार्ड्स को किस में रखती है? फर्स्ट क्लास में। क्लियर? सेकंड के अंदर आता है बुक, पैकेट, रजिस्टर्ड, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको अगर तो ये हल्का से लेट भी हो ना तो भी चल जाएंगे। क्लियर? देखो फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है, फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स इन चार्ज टाउन सिटी, 6 मेल चैनल हैव बीन इंट्रोड्यूस। भैया इन्होंने 6 मेल्स चैनल बनाए। क्या बनाए? 6 मेल चैनल बनाए हैं ताकि फायदा हो सके, ताकि क्या हो सके? फायदा हो सके। फायदे का यहां पर मैं सेंस बता रहा हूं कि भाई साहब ताकि हर एक व्यक्ति तक जल्दी से जल्दी सामान पहुंच पाए, इसलिए इन्होंने 6 मेल चैनल को डेवलप किया है। क्लियर? इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क, और इंडिया के पास सबसे बड़ा एक टेलीकॉम नेटवर्क भी। क्लियर? ये तो पर्सनल बात हो गई जो हमें पर्सनली भेजनी। क्लियर? अब आता है मास कम्युनिकेशन।
मास कम्युनिकेशन क्या है? जब एक व्यक्ति हजारों व्यक्ति से एक बार में ही बहुत सारे लोगों से बात करना चाहता हो। क्या अब कैसे बात करोगे अपने विचारों को? आप बहुत सारे लोगों तक एक साथ कैसे पहुंचाओगे? सर न्यूज़पेपर पब्लिश कर दो। बिल्कुल, भारत के अंदर 100 से ज्यादा डायलेक्ट्स और लैंग्वेजेस के अंदर न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, तमिल, ठीक है, उर्दू, ठीक है, सिंधी, पता नहीं कितनी सारी भाषाएं हैं, मैथिली, ठीक है, भोजपुरी, ये जितनी भाषाएं डायलेक्ट्स हैं इसके अंदर पेपर पब्लिश होते हैं ताकि एक व्यक्ति तक विचार पहुंच सके। इसका सिंपल सी बात है, अगर आपको आपके बाबू सोना से कहना है कि खाना खा लिया, तो आप बाबू सोना को ही फोन करोगे ना, है ना? ऐसे तो ना टीवी पे ऐड चलवा दोगे, क्या मेरे बाबू ने खाना खाया? अब भैया कोरोना फैला तो सबको ये था, सबको ये बताना था कि हाथ धोने हैं, घर में बैठना है, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। तो भाई इसके लिए क्या करना है? जैसे सीधी बात है ना, इसके लिए तो टीवी पे आना पड़ेगा, या मोदी जी घर घर जाए, भाई साहब 2 गज जरूरी, मास्क जरूरी, पहनना जरूर है। फिर भाई साहब आपको भी कह रहा हूँ, भाई साहब आपको तो जरूर करो। क्या हुआ? एक ऐड आई, न्यूज़पेपर में एड्स निकाली गई और सबको पता चल गया। क्लियर? Along with entertainment creates awareness among people about various national programs and policies. मैंने अभी आपको क्या बताया, एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो जो पॉलिसीज प्रोग्राम्स आ रहे हैं उसके बारे में हमें पता चलता है। क्लियर? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो फिल्मों को ऑथोराइज करती है कि कोई सी फिल्म किस तरीके से चलेगी, आगे की फिल्म के अंदर क्या कट लगाने हैं, क्या हमारे समाज के लिए अच्छी है क्या नहीं है। इसके अलावा हमारे पास मेन है ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी और तो और दूरदर्शन। ठीक है, आकाशवाणी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। भारत और रशिया के बीच हुआ द्विपक्षीय समझौता। अब ये है आकाशवाणी की न्यूज, ये दूरदर्शन की न्यूज। अब आती है दूसरी, जी हाँ आप देख रहे हैं कि भैया रशिया ने बम गिरा दिया, बम गिरा दिया। हाँ हम देख रहे हैं कि भैया ये क्यों चिल्ला रहे हो बे? ये वाले जो लोग होते हैं ना आकाशवाणी वाले, ये अगर खुशी भी होगी ना, ये भी ऐसी। आज भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया है, धोनी ने 6 छक्के मारे, सॉरी युवराज जी ने, माफ कीजिएगा, युवराज जी ने 6 छक्के मार के रिकॉर्ड बनाया है और भारत कप जीत चुका है। अब यही बात अगर ये दूसरे वाले बोले, युवराज ने खोले धागे और स्टुअर्ट बोला भागे भागे भागे, क्या ही कर दिया था आज तो। बात तो वही है, न्यूज तो वही है, एक तसल्ली से सुना रहा है, एक मतलब क्या ही करके सुना रहा है। ठीक है भैया, आकाशवाणी में प्रोग्राम चलते हैं लोगों के लिए, रीजनल लोकल के लिए, ठीक है, रीजनल और लोकल लैंग्वेज में, ताकि लोग समझ पाए, सुन पाए और आगे बढ़ पाए बेटा। क्लियर? देखो अब आती है इंटरनेशनल ट्रेड की बात। किसकी बात आती है बेटा? इंटरनेशनल ट्रेड की बात आती है। किसकी? इंटरनेशनल ट्रेड्स की बात आती है कि हम व्यापार के अंदर क्या बेचते हैं, क्या मंगाते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज इज रेफर्ड टू एज ट्रेड। भैया किसी भी देश, किसी भी दो लोगों के बीच का सामान का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? ट्रेड कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रेड कहलाता है। यानी सामान को देना, सामान खरीदना और सामान बेचना ही क्या कहलाता है? ट्रेड कहलाता है बेटा। क्लियर? सारे देशों के अंदर ऑल द कंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। भैया दूसरे सारे ही देश इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर मतलब क्या कह सकते हो आप, डिपेंडेंट होते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब है जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है। व्हेन वन कंट्री ट्रेड विद अनदर कंट्री इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। जब दो देशों के बीच में व्यापार होता है उसको कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। क्लियर? अवेलेबिलिटी रिसोर्स रीजनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइक्वल, क्योंकि भैया अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है, चीजों की अवेलेबिलिटी कम है और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, जैसे भारत के अंदर आप जानते हैं, जब हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पढ़ा था कि हमारे पास पोटेशियम नहीं है, इसलिए हम पोटेशियम मंगाते हैं। हमारे पास नहीं है तो हम दूसरे देश से मंगा रहे हैं। क्लियर? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इसी पे चीज पे डेवलप करता है भैया। इंपोर्ट, अगर इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट का मतलब होता है भैया भेजना, सॉरी, इंपोर्ट का मतलब होता है मंगाना, एक्सपोर्ट का मतलब होता है भेजना। इंपोर्ट का मतलब है मंगाना, एक्सपोर्ट का मतलब है भेजना। भैया सीधी सी बात है, अगर इंपोर्ट ज्यादा होगा और एक्सपोर्ट कम होगा, यानी इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम है, तो दिक्कतें देखो। जैसे यहां पे लिखा व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड्स, भैया अगर एक्सपोर्ट बढ़ जाता है और इंपोर्ट कम हो जाता है, ऑफ इंपोर्ट इज कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस ट्रेड। यानी भैया आप सामान मंगा कम रहे हो और भेज ज्यादा रहे हो, यानी आप सामान मंगा कम रहे हो और भेज ज्यादा रहे हो, तो अच्छी बात है। मतलब आप मंगाया कम है और बेच ज्यादा रहे हो, पैसा ज्यादा आपके पास कमा रहे हो। लेकिन अगर आपकी इंपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाती है, आपने सामान ज्यादा बेचा है, सॉरी सामान कम बेचा है और मंगाया बहुत ज्यादा है,
सीधी बात है भैया, आपने फेवरेबल बैलेंस ट्रेड नहीं किया, आप नुकसान में हो। सर ये बात कैसे पता चलेगी? मतलब सीधी बात है बेटा, आप सामान बेच नहीं रहे, मंगा ज्यादा रहे हो। मतलब मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए, आपसे कहा बिजनेस करो, आपने कहा भाई सामान मंगाया जा रहा हूँ 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का, आपने 1 लाख का सामान मंगा लिया, लेकिन बेचा सिर्फ 5,000 का, आपको सर नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि सर हमने सामान मंगा लिया लेकिन बिक नहीं रहा, नुकसान है। लेकिन भैया आपका सामान ज्यादा बिक रहा है, ठीक है, आप 10,000 का लाया, आपको 15,000 का सामान बिक रहा है, आपको होल्ड करना पड़ रहा है, तो क्या है? फेवरेबल ट्रेड है, आपको फायदा हो रहा है। और यही हम चाहते हैं कि भैया इंपोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट ज्यादा हो, एक्सपोर्ट ज्यादा हो, हम सबसे ज्यादा सामान बेचें और भेजें। क्लियर? देखो इंटरनेशनल ट्रेड और लोकल ट्रेड के अंदर, जब दो देशों के बीच व्यापार हो उसको इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। जब विलेज टाउन्स और एक कंट्री के बीच के अंदर ही अंदर ट्रेड होता है उसको लोकल ट्रेड कहते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड लार्ज स्केल पे होता है, बहुत बड़े स्केल पे होता है, और लोकल ट्रेड स्मॉल स्केल पे होता है, छोटे स्केल पे होता है। इंटरनेशनल ट्रेड फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज है कि भैया विदेशी मुद्रा का एक्सचेंज करें, ठीक है। लोकल ट्रेड के अंदर उसी करेंसी के अंदर, यानी भारत के अंदर तो रुपया बदलेगा, लेकिन अगर हम अमेरिका से बात कर रहे हैं, अमेरिका से आप ट्रेड चल रहे हैं, रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, तो डॉलर, रूबल, ये सब मिलेगा। क्लियर? फुलफिल द नीड ऑफ द होल कंट्री, भैया पूरे देश की जरूरत पूरी करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर क्षेत्र की जरूरत पूरी करता है। अगर आपके यहाँ पर बाजार लगा है तो भैया आपके एरिया की तो जरूरत पूरी कर रहा है, या पूरे मोहल्ले की करेगा? आपको वैसे पूरे मोहल्ले की नहीं करेगा, उसी इलाके की करेगा। क्लियर? ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ओ माय गॉड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन वो सप्लीमेंट्री कैसे एक दूसरे के। एफिशिएंसी ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन कन्वर्टेड द वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज। भैया ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के अंदर इससे हमारा जो देश है ग्लोबल विलेज बन चुका है। आप कहीं से भी सामान मंगा सकते हैं, किसी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, किसी से भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर आज के टाइम पे कहीं पर भी कुछ भी हो जाता है तो आपको 1 मिनट के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आपको सामान बेचना खरीदना है तो भी आपको ज्यादा समय नहीं लगता। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, कम्युनिकेशन नहीं होता, तो ये चीज कभी पता नहीं चलती। अगर मान लो कम्युनिकेशन ना होता तो हमें कैसे पता चलता कि दूसरे देश ने वायरस की दवाई बना ली, उसको पता चलता तो भैया टाइम लग जाता, बहुत टाइम लगता। क्लियर? आज आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना होता है स्कूल का, आप सीधा एक एंटर मारते हो और मिल जाता है आपको। ठीक है, सीधी बात है, गूगल बाबा जिंदाबाद। इसके अलावा कनेक्शन ऑफ लोकल एंड फॉरेन ट्रेड एक्सीलरेटेड द डेवलपमेंट ऑफ अ इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। भैया फॉरेन ट्रेड्स हो गए, लोकल ट्रेड्स हो गए, इन्होंने दूसरे देशों के व्यापार बढ़ाए हैं। ग्लोबलाइजेशन के अंदर हमने जाना समझा था बेटा कि भाई साहब किस प्रकार जब ये ग्लोबल विलेज बन गया तो जो लोकल मार्केट है उसको एक ग्लोबल मार्केट मिल गई। जो लोकल का जो सामान था वो ग्लोबल मार्केट में बिक रहा है, और ग्लोबल मार्केट को जो था, ग्लोबल सामान को भी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर आप कह सकते हो जो लोग थे, जो कस्टमर थे, वो मिल गए। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा, लाइफ ऑफ द पीपल बिकम मोर कंफर्टेबल। अब लोगों की जिंदगी और आसान हो गई है। पहले कहाँ एक ही चीज पे गुजारा करना पड़ता था, अब उसी पैसे के अंदर बहुत सारी चीजें आपको मिलना स्टार्ट हो चुकी। अब ये टूरिज्म ट्रेड कैसे बनता है, टूरिज्म ट्रेड कैसे बनता है ये जानते हैं बेटा। भैया बहुत सारे 15 मिलियन से ज्यादा लोग भैया टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मान के देखो बेटा, अमेरिका से कोई व्यक्ति इंडिया आया या रशिया से कोई व्यक्ति इंडिया आया, अब इंडिया में आएगा तो देखो सबसे पहले आएगा तो उसको होटल चाहिए रहने के लिए, तो होटल वालों को रोजगार मिला, बिल्कुल मिला। सर खाने के लिए रेस्टोरेंट चाहिए तो रेस्टोरेंट वालों को रोजगार मिला, बिल्कुल मिला। घूमने के लिए गाड़ी चाहिए तो गाड़ी वालों को रोजगार मिला, बिल्कुल मिला। फिर गाइड भी चाहिए, सर गाइडों को भी रोजगार मिला। वो सामान भी खरीदेंगे तो जो एक पर्टिकुलर जो मार्केट है उसको भी रोजगार मिला। तो यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, आपकी कल्चर एथनिसिटी बढ़ रही है, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा है। ठीक है, इतनी सारी चीजें बढ़ रही हैं। क्लियर? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे 15 सवा करोड़ या 1.5 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं। ये प्रमोट करता है नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है, राष्ट्रीय एकीकृत की भावना, और सपोर्ट करता है लोकल हैंडीक्राफ्ट और कल्चरल परस्यू को, ठीक है, परस्यू करता है। ठीक है, यानी आगे तक ले जाता है। आज अमेरिका के अंदर सूट साड़ियां पहन रहे हैं लोग, ठीक है, क्यों? भैया इंडिया का कल्चर क्या, अगर वो इंडिया में नहीं आता कैसे पता चलता? इंडिया के अंदर अब जीन्स स्टार्ट हो गई, क्यों? कल्चर का आदान प्रदान किया जा रहा है। क्लियर? हमारा डेवलपमेंट में हेल्प करता है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज। हमें पता चलता है कि हमारी हेरिटेज क्या है। क्यों? आज तक कितनों को पता था कोणार्क मंदिर, कितनों को पता था हम्पी, कितनों को पता था भैया चाहे विट्ठल मंदिर हो। ठीक है, भैया ये कब पता चला? जब लोग आए, घूमना स्टार्ट किया, हमने कहा हम इसको भी दिखा सकते हैं लोगों को, हम दिखाने ले गए। ठीक है, ये जब दिखाना स्टार्ट किया, हमने टूरिज्म को फैलाना स्टार्ट किया, तब जाके हमारी हेरिटेज हमें पता चली कि भैया हमारा कल्चर इतना ज्यादा रिच है,
हमारा कल्चर इतना ज्यादा रिच है बेटा, तभी हम इतना आगे बढ़ पा रहे हैं। क्लियर? अगर आपसे पूछा है टूरिज्म क्या फायदा देता है, भैया सीधी सीधी बात है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, रोजगार के अवसर बढ़ाता है, ठीक है, फॉरेन गुड्स बढ़ाता है, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाता है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाता है, आपका कल्चर हेरिटेज वाला पॉइंट ये रहा, ठीक है, ये सारे काम करता है टूरिज्म। इसके अलावा हेल्थ टूरिज्म भी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है बेटा? हेल्थ टूरिज्म भी बढ़ रहा है। सर हेल्थ टूरिज्म बताइए बेटा, हेल्थ टूरिज्म क्या था? मतलब मान के देखो, आपको हार्ट सर्जरी करानी, आप अमेरिका गए, अमेरिका में लग रहा है भैया आपके 10 लाख, उनके हिसाब से वो कम है। इंडिया में वही चीज हो रही है 5 लाख में, इंडिया के हिसाब से बहुत ज्यादा 5 लाख। तो अंग्रेज क्या करते हैं, इंडिया आते हैं, इंडिया में 5 लाख की सर्जरी कराते हैं, बाकी 5 लाख में घूमते फिरते हैं, उसके बाद भी पैसा बच जाता है और मस्त अमेरिका चले जाते हैं। यानी हेल्थ टूरिज्म भी बढ़ रहा है, हेल्थ सेक्टर भी बढ़ रहा है, हेल्थ सेक्टर भी बढ़ रहा है हमारा, जो बात हेल्थ टूरिज्म भी बढ़ता जा रहा है। यही काम होता है बेटा, यहाँ पर इलाज सस्ता तो यहाँ पर आएंगे, इलाज कराएंगे और मस्त गोली होकर रफ्तार पकड़ लेंगे। क्लियर? और यहां तक बेटा आपका चैप्टर होता है एंड, खत्म, खलास, फिनिश। अब आप पूछेंगे सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? बेटा इसकी पीडीएफ आपको कहीं और नहीं, सिर्फ कैल्विन लाइफ की एप्लीकेशन में मिलेगी। जैसे आप डाउनलोड करेंगे ऐप को, उसके अंदर फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और जिसने अभी तक डाउनलोड नहीं किया यार, जल्दी से कैल्विन लाइव डाउनलोड करो, वहां पर आपको फ्री टेस्ट मिल रहे हैं, फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं, सारी पीडीएफ आपको वहां मिल रही है। तो भैया इंतजार किस बात का, जल्दी करो यार डाउनलोड, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू टू, टेक केयर। कैल्विन लाइव एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और जो भी बच्चा नया है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।